हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पादप उत्तक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि आरआरबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकते हैं। ये जो बुक है ये पैरामाउंट बुक से लिया गया है, ये चैप्टर पादप उत्तक। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना सेशन। फर्स्ट है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। विकास की दृष्टि से पादप उत्तकों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। एक विभाज्योतिकी उत्तक। ये उत्तक ऐसी कोशिकाओं समूह होती है जिसमें बार बार सूत्र विभाजन होता है बार बार, जिसमें उसको बोलते हैं विभाज्योतिकी उत्तक। नेक्स्ट है स्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तकों के विभाजन तथा विभेदन के पश्चात स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तकों में विभाजन क्षमता पूर्णतः कुछ समय के लिए बंद रहती है। दारू या जाइलम, ये जटिल जड़ तना पत्ती में स्थित संवहन फूलों में मौजूद रहती है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट यही है कि जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य जाइलम उत्तक करता है। पौधों में पाया जाता है जाइलम उत्तक। पौधों का आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। जाइलम उत्तक होता है, उसके वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु की गणना की जाती है। पौधों की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। पौधों की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी एक विधि होती है जिसमें पौधों की आयु की गणना की जाती है। नेक्स्ट है फ्लोएम। ये एक जटिल संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। जाइलम क्या होता है? जल को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, और फ्लोएम से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। रंध्र, तनों तथा पत्तियों की बर्मा त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये गैसों के आदान प्रदान में तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पादप शरीर की क्रिया विज्ञान। पौधों द्वारा जल अवशोषण। मिट्टी से जड़ और पादप में जल का स्थानांतरण का मार्ग निम्न है। मृदा जल, कोशिका जल, मूल रोम पहले जड़ों में जाता है, फिर कोटेक्स कोशिकाओं में, फिर अंतःस्वत्वचा, फिर परिरम, फिर जाइलम, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन और वायुमंडल में। भूमि जल, 3 प्रकार के भूमि जल पाए जाते हैं। गुरुत्वीय जल, ये जल मिट्टी में रिसकर गुरुत्वीय बल से नीचे चला जाता है, जिससे पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। आर्द्रताग्राही जल, ये मजबूत बल के कारण मृदा कणों पर पतली फिल्म के रूप में अधिशोषित होता है, ये भी पौधे को नहीं मिल पाता है। और एक होता है केशिका जल। जो केशिका जल होता है वही पौधों को मिलता है। ये जल मृदा कणों एवं सूक्ष्म नलिकाओं में भरा रहता है तथा जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। केशिका जल को अवशोषित किया जाता है जड़ों द्वारा। उसके बाद कोटेक्स कोशिकाओं में जाता है, फिर अंतःत्वचा में जाता है, और फिर परिरम, फिर जाइलम द्वारा रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। पत्तियों में चला जाता है, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन वापस वायुमंडल में चला जाता है। अब वाष्पोत्सर्जन, पौधे के वायवीय भाग पत्ती और तने के रंध्रों से पानी का वाष्पन होता है। पत्ती और तने में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। वहां से पानी का वाष्पन होता है वायुमंडल में। वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनांक के पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये याद रखना, पोटोमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता, हवा को तेज होना तथा तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, किंतु आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन घटती है। नेक्स्ट है खनिजों का जड़ से पत्तियों तक पहुंचने में पौधे का तापमान और ऊष्मा संतुलन बनाए रखने तथा वायुमंडल को नम बनाकर जल चक्र पूरा करने में वाष्पोत्सर्जन प्रमुख भूमिका निभाता है। अब एक खनिज पोषण। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 10 तत्व दीर्घ मात्रिक एवं 16 लघु मात्रिक। 10 तो ज्यादा मात्रा में चाहिए और 16 कम मात्रा में चाहिए, 6 कम मात्रा में चाहिए। टोटल कितने हो गए? 16। इनमें से किसी एक की कमी से पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अब एक क्रांतिक तत्व। अधिकतर मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसे तत्वों को खाद के रूप में डालकर खेत की उपज बढ़ाते हैं। इसी कारण तत्वों को क्रांतिक तत्व कहा जाता है।
तो क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है धान का खेरा रोग। ये इंपॉर्टेंट है। धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी से धान का खेरा रोग होता है। तो आपको याद रखना है, धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। फूल गोभी का रिस्ट विल्ट रोग, फूल गोभी का विल्ट रोग मोलिब्डिनम की कमी से होता है। मोलिब्डिनम की कमी से विल्ट रोग होता है फूल गोभी का। शीश रबी रोग कॉपर की कमी से होता है, जिसे बोलते हैं डाईबैक डिसीज, कॉपर की कमी से होता है। डाईबैक डिसीज कॉपर की कमी का होता है। पत्तियों की हरितहीनता कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डिनम की कमी से होता है। और फूल गोभी का एक विल्ट रोग होता है, वो मोलिब्डिनम की कमी से होता है। नाइट्रोजन यौगीकरण। पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं बल्कि नाइट्रेट व नाइट्राइट NO3 व NO2 के रूप में लेते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के यौगीकरण का पौधों के लिए बहुत महत्व है। जब बिजली चमकती है तो प्रकृति में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर नाइट्राइट बनाते हैं, इसलिए बिजली चमकने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं लेते बल्कि नाइट्रेट NO3 और नाइट्राइट NO2 के रूप में लेते हैं। जैव विधि से दो प्रकार का नाइट्रोजन यौगीकरण होता है। एक होता है जैविक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी फसलों में। जैसे राइजोबियम, राइजोबियम क्या एक सहजीवी जीवाणु है जो जैविक क्रियाओं द्वारा प्रकृति से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में बदल देते हैं। वो क्या होते हैं? राइजोबियम, जो एक सहजीवी जीवाणु होते हैं। इनकी जड़ों में लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो नाइट्रेट अपचयन में भाग लेता है। नेक्स्ट है असहजीवी जैविक नाइट्रोजन यौगीकरण। कुछ नीलहरी शैवाल जैसे एनाबीना, साइटोनिमा, नॉस्ट्रोक, रिवुलेरिया आदि तथा जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रोडियम, रोडोस्पिलिंग आदि स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन यौगीकरण करते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजिनस नामक एंजाइम उत्पादन का काम करता है। उसके अगला है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण ये नाइट्रोजन यौगीकरण तथा नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। विनाइट्रीकरण नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। कुछ जीवाणु इसके लिए प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, डीनाइट्रिफिकेंस, सेरेटिया, माइक्रोकोकस, डीनाइट्रिफिकेंस आदि। अब पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस पौधों में जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है? 6 CO2 कार्बन के 6 अणु और 12 हाइड्रोजन के H2O मतलब जल के, इन दोनों को मिलकर सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें 6 H2L और 6 ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश किरणों बेनी आहापिनाला, जिसे क्या बोलते हैं? विबग्योर में होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। पर्णहरित ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। पर्णहरित क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल में 4 पायरोलिंक का बना चपटा पोरफायरिन हेड, जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु, एक रिंग पर हाइड्रोकार्बन चैन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कितना है? 0.03% है, जबकि पानी में इसकी मात्रा 0.3% होती है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन क्रिया है, आपको याद रखना है। एक उपचयन अपचयन प्रक्रिया है जिसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। तो आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचय अपचयन क्रिया है जिसमें जल का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। नेक्स्ट देखते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन एक जैविक क्रिया है
जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है। शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में मदद करती है। इस क्रिया में एटीपी तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार का होता है, अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। ये श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है जिसमें, उसे बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनते हैं। जो अनऑक्सी श्वसन होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनते हैं और कभी कभी मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि बनते हैं। इस क्रिया में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। उगते हुए बीज अनऑक्सी श्वसन करते हैं। अनऑक्सी श्वसन करते हैं उगते हुए बीज। अनऑक्सी श्वसन को उस समय किण्वन कहते हैं जब ये सूक्ष्म जीवों में होती है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु कई माध्यमों से गुजरकर अंत में पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु कई माध्यमों से गुजरकर अंत में पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। तो अनऑक्सी श्वसन में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, उसके बाद ग्लूकोज का एक अणु कई माध्यमों से गुजरकर अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। अंत में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है ऑक्सी श्वसन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है लेकिन ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन होता है। इसमें शर्करा, वसा तथा प्रोटीन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं और ऊर्जा एटीपी विमुक्त करते हैं। श्वसन क्रिया 3 भागों में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस। श्वसन क्रिया 3 भागों में संपन्न होती है। फर्स्ट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। इसमें ग्लूकोज या अन्य हेक्सोसक्राइड विघटित होकर पायरुविक अम्ल में बदल जाती है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर एंजाइम की मदद से होती है। इस क्रिया में 10 एटीपी निकलते हैं जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र। इस क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। परिणाम स्वरूप CO2 व H2 का उत्पादन होता है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर तथा मैट्रिक्स द्रव के प्रभाव में होती है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तत्व। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीकरण होकर H2O बनाता है और 3 एटीपी ऊर्जा निकलती है। वसाओं में श्वसन। वसा का ऑक्सीकरण 2 विधियों से होता है। वसा का ऑक्सीकरण 2 विधियों से होता है, अल्फा ऑक्सीकरण तथा बीटा ऑक्सीकरण। वसा पहले लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में टूटता है। प्रोटीन का श्वसन। प्रोटीन के ऑक्सीकरण को प्यूट्रेफैक्शन भी कहते हैं। प्यूट्रेफैक्शन भी कहा जाता है। प्रोटीन के ऑक्सीकरण को प्यूट्रेफैक्शन भी कहते हैं। प्रोटीन, प्रोटीज और पेप्टाइडेस एंजाइमों की उपस्थिति में विभिन्न अमीनो अम्लों में टूटते हैं। प्रकाश श्वसन। फोटो रेस्पिरेशन। ये श्वसन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। श्वसन पौधों के लिए हानिकारक है। ये क्या हानिकारक होता है पौधों के लिए? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण दर में कमी कर देता है। प्रकाश से तापमान बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ता है। नेक्स्ट है श्वसन गुणांक। श्वसन क्रिया से निकली हुई CO2 तथा O2 के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? श्वसन क्रिया से द्वारा निकली CO2 तथा O2 के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। शर्करा के लिए श्वसन गुणांक 1, वसा या प्रोटीन के लिए 1 से कम होता है। RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। RQ मापन गैनांक श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। इसको जो मापन किया जाता है उसको बोलते हैं गैनोंक रेस्पिरोमीटर। गैनोंक रेस्पिरोमीटर में श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को माप किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है तथा ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 मुक्त की जाती है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। ये प्रक्रिया केवल पर्णहरित में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये प्रक्रिया पौधे के प्रत्येक भाग में और अधिकतर रात्रि में होती है। श्वसन रात में होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं होता है। इस प्रक्रिया में पौधे भोजन तत्वों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधों के तत्वों का विनाश होता है और इसमें निर्माण होता है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर कम हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा
बढ़ने घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक ऑक्सीजन की मात्रा 90% से ऊपर हो। तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ने पर श्वसन की दर लगातार बढ़ती रहती है। अब है पादप प्लांट। पादपों के अवशिष्ट पदार्थ एल्केलॉइड ये कड़वे एवं विषैले होते हैं। एल्केलॉइड ये कड़वे एवं विषैले होते हैं तथा औषधीय एवं मादक द्रव्यों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पौधों में इनका कार्य आक्रामक जंतुओं से पौधों की रक्षा करना होता है, जैसे निकोटीन, कुनेन, मॉर्फिन, कैफीन आदि। लैक्टेस सफेद, पीले व भूरे रंग के लैक्टेस तनों व पत्तियों की कुछ कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, गोंद, रेनिन, एल्केलॉइड, मंड, शर्करा आदि गुले रहते हैं। अब है पादप हार्मोन। हार्मोन विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि या उपपची क्रियाओं को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है। हार्मोन का प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। नेक्स्ट है हार्मोन के प्रमुख वर्ग। एक होता है ऑक्सिन। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुख हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने की थी। जिब्रेलिन, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। ये बोने पौधे को लंबा कर देता है। जिब्रेलिन हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में भी मदद करता है। इसके छिड़काव द्वारा वृत्त आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने की थी। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। कोशिका विभाजन और विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। और पौधों के बोनेपन को खत्म करके लंबाई जो बढ़ने में सहायक करता है वो है जिब्रेलिन। नेक्स्ट है ये हार्मोन जीर्णता को रोकता है। जीर्णता को रोकता है। ये आरएनए प्रोटीन बनाने में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। अब है एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड ABA जिसे कहा जाता है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है तथा बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका अदा करता है। ये पुष्पण में बाधक होता है। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। इथिलीन ये भी वृद्धि रोधक हार्मोन है। एथिलीन और ABA एब्सिसिक एसिड जो होता है वो वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। इथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है वो है इथिलीन। इथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है इथिलीन जो गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है फ्लोरीजेंस। ये पत्तों में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करती है, इसलिए इन्हें फूल खिलना वाले हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसम्यूरिन। एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे के जख्म बढ़ जाते हैं। पौधों की गति गुरुत्व बल, प्रकाश या संवेदन के प्रति प्रेरित होती है। गुरुत्व के बल के कारण ही जड़ें हमेशा जमीन की तरफ तथा तना हमेशा जमीन के विपरीत दिशा में जाता है।